दोस्तों, पठानों के अंदर एक बड़ी पश्तो कहावत मशहूर है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने मुंह पे दे मारना चाहिए। यानी अगर किसी को लड़ाई ख़त्म होने के बाद याद आए कि यार लड़ाई के दौरान अगर मैं मुक्का मार लेता तो बड़ा अच्छा होता, तो उस मुक्के का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो अपने ही मुंह पे दे मारना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त फैसले लेने चाहिए। अगर वक्त गुजर जाए और फिर आप कहें कि यार ऐसा कर लेता तो अच्छा होता, वैसा कर लेता तो अच्छा होता, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इंडिया पे ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जब बांग्लादेश के अंदर उनका सबसे बड़ा एसेट, जिसके ऊपर उन्होंने कई डेकेड से लेकर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, शेख हसीना साहिबा और अवामी लीग, जब इनकी सरकार धपड़धूस हो रही थी ना अगस्त के अंदर, और उससे पहले जुलाई में भी जब ये मूवमेंट चल रही थी वहाँ पर, तो उस वक्त असल में टाइम था इंडिया के लिए कड़वे डिसीजंस लेने का, मुश्किल फैसले लेने का। जो सही टाइम था वो उस वक्त था शेख हसीना की सरकार को बचाने के लिए। अब जब वो चली गई हैं तो मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि यार ऐसा कर लेते हैं तो अच्छा होगा, वैसा कर लेते हैं तो अच्छा होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लड़ाई के बाद वाले मुक्के हैं। अब वहाँ पर पहला जो इन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ आप समझ लें इंडिया की तरफ से किया गया, वो ये किया गया कि उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया कि हम शेख हसीना को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करते हैं। ये इंडिया के पॉलिसी मेकर से पूछा गया ऑफिशियली, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है ये, कि हम उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करते हैं। असल में उनसे पूछा गया कि आपके मुल्क में तो रह रही हैं, लेकिन इनको आप क्या स्टेटस देते हैं, क्या समझते हैं इनको, शेख हसीना साहिबा को? आप इनको करंट प्राइम मिनिस्टर समझते हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं? तो इस पे उन्होंने कहा कि हम इसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया ये कन्फेस कर रहा है कि अभी नियर फ्यूचर में उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में उसको रिवर्स कर दें। कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं और उन्हीं कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक मीडिया वॉर मौजूदा सरकार के जो लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, उनके अगेंस्ट स्टार्ट करके रखी हुई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नया नैरेटिव ये फ्लोट किया है कि मोहम्मद यूनुस असल में डिक्टेटर है। वुड यू बिलीव दैट? यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शेख हसीना नहीं, मोहम्मद यूनुस डिक्टेटर है। और वो डिक्टेटर क्यों है, इसके लिए इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है न्यूज़ 18, उसकी ये ज़रा खबर देख लीजिए। कहते हैं बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट गेट्स मोर पावर, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। नई जो सरकार है इनको बड़े बड़े पावर्स मिल चुके हैं, अब इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा इंडिया के ऊपर? तो इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट कर रहे हैं, वो रॉ वालों के सोर्सेज को कोट कर रहे हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस सोर्सेज इन इंडिया द मूव इज इक्विवेलेंट टू एस्टैब्लिशिंग अ डिक्टेटोरियल रिजीम इन बांग्लादेश ढाका। भाई पहली बात तो ये है कि डिक्टेटर्स जो होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आते हैं। मतलब ये जो प्रोपेगेंडा की सिंपल प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा है, प्रोपेगेंडा है। डिक्टेटर आ गया वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। तो डिक्टेटर्स जो आते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आते हैं। जैसे शेख हसीना 15 साल तक बैठी रही बिना इलेक्शंस के। खानापुरी के लिए एक एक्सरसाइज होती थी, 5 साल के बाद इलेक्शन के नाम पे एक ही पार्टी जोड़ रही होती थी उसके अंदर, बाकी उसमें होती नहीं थी। डब्बे भरे जाते थे, पहले से रिजल्ट प्रिपेयर्ड होता था, वो सिर्फ टीवी पे अनाउंस करते थे। तो वो होती है डिक्टेटरशिप। ये जो बंदा वहां पर आया हुआ है मोहम्मद यूनुस, क्या ये लंबे अरसे के लिए आया हुआ है? पहली बात तो ये देख लीजिए। मतलब उसके लिए खुद इंडियन मीडिया क्या कन्फेस कर रहा है, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा ये 18 महीने या 2025 के एंड तक रहेंगे। देखें ना, इसी रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि इलेक्शंस मस्ट अकर विद इन 90 डेज आफ्टर पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड विद अ पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ 90 एडिशनल डेज। द टर्म ऑफ द इंटरिम government remains unspecified with varying estimates ranging from 18 months to the end of 2025। ये उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा ये 2025 तक, उसकी एंड तक ये रह सकते हैं। तो डिक्टेटर जो होता है वो इस तरह शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं होता ना। तो कैसे फिर आप मोहम्मद यूनुस को डिक्टेटर कह रहे हैं कि वो डिक्टेटर है? डिक्टेटर्स जो होते हैं सालों की गेम होती है, कई कई सालों की गेम होती है, इस तरह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते। अच्छा, अगेन एक और इनके इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा है रॉ के सोर्सेज के हवाले से कि अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस सोर्सेज इन इंडिया द मूव इज इक्विवेलेंट टू एस्टैब्लिशिंग अ डिक्टेटोरियल रिजीम इन ढाका। द आइडिया इज क्लियर दैट एवरी ह्यूमन और इनह्यूमन एक्शन इज वैलिड इन बांग्लादेश। ये उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रहे हैं। लुक एट दैट, द आइडिया इज क्लियर दैट एवरी ह्यूमन और इनह्यूमन एक्शन इज वैलिड इन बांग्लादेश। दे वांट टू कर्ब ह्यूमन राइट्स
and courts will not see their actions, said sources, adding, "We have seen dictatorial regimes in the world, including in our immediate neighbor Pakistan, but no one does it by passing ordinance." अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इनको ऑर्डिनेंस भी याद आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, पहले नज़र नहीं आता था, पहले सब अच्छा था। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, शेख हसीना साहिबा की जो डिक्टेटोरियल रिजीम थी वो कैसे ग्रिप वहाँ पर अपनी सिस्टम के ऊपर डाल के बैठी हुई थी। इसके लिए बिजनेस स्टैंडर्ड की ये स्टोरी तो देखिए, मुझे बताए इंडियन मीडिया कि ये क्या था जिसको आप कह रहे हैं कि पहले डेमोक्रेसी थी, तो ये क्या था? हाउस ऑफ मिरर्स, The chilling truth behind Bangladesh vanished prisoners. Sheikh Hasina's 15-year grip on power has ended, exposing of one of Bangladesh's most notorious secret prisons. ये क्या था? हाउस ऑफ मिरर्स क्या था? जिसके अंदर जब बंदा जाता था तो या तो मर के बाहर निकलता था या पागल होके बाहर निकलता था, दुनिया को पता ही नहीं चलता था कि किधर गया। हजारों की तादाद में शेख हसीना के जो अपोनेंट्स हैं वो इधर ठोसे गए थे, मतलब उनके लवाहकीन को, उनके जो पीछे उनकी जो फैमिलीज थी, उनको पता ही नहीं होता था बंदा किधर गया, गायब। इस तरह तो 15 साल की हुकूमत चली है वहाँ पर। उस वक्त आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, अब आपको ये याद आ रहा है कि ऑर्डिनेंस क्यों पास किया है। भाई रिफॉर्म्स हो रहे हैं वहाँ पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वहाँ पर ऐसे मजीद ऑर्डिनेंस आएंगे। लास्ट 15 ईयर्स में जो गंद मचाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस वजह से बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। इसके अंदर मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कि किसी को कैंसर हो और आप उसको पैनाडोल खिलाएं, इससे मसला हल नहीं होगा। यहाँ पर एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इक्वलिटी और फेयरनेस लाने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, इनको जहाँ जहाँ पे लगे कि भाई हमें अपना काम करने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो असल रिफॉर्म्स होंगे वो नई गवर्नमेंट करेगी, जो उसके बाद गवर्नमेंट आएगी वो रिफॉर्म्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, दिस इज़ दी पार्ट ऑफ द जॉब, मतलब उनको काम करने के लिए ये सारे ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी है। दूसरा जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये भी वही है, वो लड़ाई के बाद वाला मुक्का। इंडिया के अंदर ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि दहशतगर्दी बांग्लादेश के अंदर दोबारा से सर उठा रही है, टेररिज्म, और ये इंडिया रिलेटेड टेररिज्म है। आसाम ट्रिब्यून एक बड़ा इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, नॉर्थ ईस्ट का, इन्होंने एक अजब सी स्टोरी लगाई है। पढ़ के मुझे राइटर साहब की अकल पर हैरत हुई कि किस किस्म का राइटर है। कहता है कि रेडिकल रिसर्जेंस इन बांग्लादेश मेजर थ्रेट टू पीस इन असम, टेरर ग्रुप्स हैव रिकवर्ड द लॉस्ट ग्राउंड आफ्टर द अवामी लीग गवर्नमेंट वाज डिथ्रोन्ड। However, the main threat of the region is the situation in Bangladesh, where the radical elements and terror groups have recovered the lost ground after the Awami League government was dethroned. Sources revealed, इनके भी sources हैं, sources revealed that India is keeping a close watch on the situation in Bangladesh, and it is a fact that some elements are trying to create an anti-India atmosphere in that country. अब देखिए, ये जो बातें की जा रही है, दहशतगर्द आ रहा है, ये आपके मणिपुर में क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है? अब देखिए, वहाँ पर तो सिविल वॉर चल रही है। आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट वो है या बांग्लादेश है? किधर घुमा रहे हैं लोगों को, किधर डाइवर्ट कर रहे हैं पब्लिक की अटेंशन? वहाँ जहाँ पर सिविल वॉर हो रही है, क्रिश्चियंस जो है वो रिसीविंग एंड पे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट भरा पड़ा है क्रिश्चियंस के साथ। तो आपके लिए तो सबसे बड़ा मसला इंटरनल थ्रेट है अपने लिए। असल तो मसला वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर चूंकि बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा ना, रूलिंग पार्टी के ऊपर, तो जर्नलिस्ट बरादरी लगी हुई है, गोदी मीडिया कि नहीं उधर मत देखो, इधर असल मसला इधर है। क्या मसला है बांग्लादेश के साथ? आपको कौन सी दहशतगर्दी हुई आपके मुल्क के अंदर? बांग्लादेश से कुछ भी नहीं हुआ। 5 महीने से लेकर आप सर खा गए नई सरकार का, वहाँ पर जो ढाका के अंदर आई हुई है कि देखो दहशतगर्द आ गए, जेलों से भाग गए, लेकिन क्या कुछ हुआ है आपके मुल्क के अंदर? नहीं हुआ। बल्कि आपकी अपनी जो ऑफिशियल डेटा है वो कह रही है कि जो बॉर्डर की क्रॉसिंग होती थी ना, वो भी खत्म हो गई, कम हो गई है। जो बॉर्डर से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन आप कह रहे हैं, सो कॉल्ड ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वो कम हो गई है। इंडिया के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वहाँ पर जो नई सरकार आई है, इसके आने के बाद इन्फिल्ट्रेशन के वाकयात कम हो गए, इंडिया का डेटा कहता है। तो आपको तो खुश होना चाहिए और आपको असल इशू की तरफ देखना चाहिए, मणिपुर की तरफ, लेकिन आप देख रहे हैं नॉन इश्यूज की तरफ कि यहाँ पर ये क्या हो गया, नई सरकार क्यों आई हुई। तो ये लड़ाई के बाद वाले मुक्के हैं बेसिकली, और अब इस तरह के मुक्के लहराने का इंडिया को, इंडियन मीडिया को कोई फायदा नहीं होगा।